नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी का दावा, गौतम अडानी को धारावी की जमीन देने के लिए बीजेपी ने गिराई थी महाविकास अघाड़ी की सरकार। खबर में आगे जिक्र होगा कि 53 करोड़ रुपए में हैक कर देंगे 63 सीटों की ईवीएम। महाराष्ट्र चुनाव के बीच सांसद को आया हैकर का कॉल। खबर में आगे आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की महाराष्ट्र की जनता को चिट्ठी, कहा गद्दारों से रहे सावधान। आगे आपको बताएंगे कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा, महाराष्ट्र की जनता से उद्धव ठाकरे की भावुक अपील। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मणिपुर का दौरा नहीं करने पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा भ्रमण कर रहे हैं भरपूर, नहीं जा रहे हैं मणिपुर। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में राहुल गांधी का दावा, गौतम अडानी को धारावी की जमीन देने के लिए बीजेपी ने गिराई थी महाविकास अघाड़ी की सरकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता का करोड़ों रुपया सरकार ने हड़प लिया। आज महाराष्ट्र का हर व्यक्ति जानता है कि वो सरकार क्यों चुराई गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा धारावी के कारण किया गया क्योंकि बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीबों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने दोस्त गौतम अडानी को देना चाहते थे, इसलिए सरकार आपके हाथ से महाराष्ट्र छीन लिया गया। जहाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस है। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान एक खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये किताब बीजेपी आरएसएस के लोगों के लिए खोखली होगी, लेकिन हमारे लिए ये देश का डीएनए है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसे मैंने कभी कहा कि शायद नरेंद्र मोदी का मेमोरी लॉस हो गया है, लेकिन मीडिया कहेगी कि उनकी मेमोरी बहुत ज़बरदस्त है। मीडिया बताएगी कि नरेंद्र मोदी कोई भी बात सुन लेते हैं तो 70 साल तक नहीं भूलते। फिर ये भी बताएगी कि जब वो छोटे थे तो वो झील में मगरमच्छ से लड़े थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उसने मोदी जी का भाषण सुना है और उस भाषण में हम जो कहते हैं वही बात आजकल मोदी जी भी कह रहे हैं। मुझे नहीं पता, शायद वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 53 करोड़ रुपए में हैक कर देंगे 63 सीटों की ईवीएम। महाराष्ट्र चुनाव के बीच सांसद को आया हैकर का कॉल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के लिए वोटिंग में अब कुछ ही समय बचा है। चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। सभी दलों के नेताओं द्वारा प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इन सब के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भी चर्चा में है। वजह है ईवीएम की विश्वसनीयता। विपक्षी नेताओं द्वारा ईवीएम पर कई बार संदेह जताई गई है और हालांकि अब एक हैकर की एंट्री हुई है जिसने 53 करोड़ रुपए में 63 सीटों की ईवीएम हैक करने का दावा किया है। दरअसल अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीक का इस्तेमाल करके ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले सैयद शुजा महाराष्ट्र के नेताओं को फ़ोन कर रहा है और उनकी पार्टी को ईवीएम हैक करके चुनाव जीतने का लालच दे रहा है। उसका दावा है कि वो अमेरिकी रक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। हाल ही में उसने महाविकास अघाड़ी की एक वरिष्ठ सांसद से संपर्क किया। इसके बाद सांसद ने मीडिया ग्रुप आज तक से बातचीत की और पूरा घटनाक्रम बताया। एक जांच टीम ने सांसद के निजी सहायक के रूप में सुजा से संपर्क किया और इस दौरान सुजा ने बताया कि वो फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ कर चुनाव प्रभावित कर सकता है। उसने ईवीएम हैकिंग की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि इसके लिए उसने $6.72 मिलियन की डिमांड की, जो 53 करोड़ रुपए के आसपास है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सुजा ने दावा किया है कि वो ईवीएम को हैक कर सकता है और एक पार्टी के पक्ष में मशीनों में हेराफेरी कर सकता है। इससे पहले 21 जनवरी 2019 को सैयद शुजा ने लंदन में भारतीय पत्रकार संघ द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने यहां वीडियो कॉल के जरिए कई विस्फोटक दावे किए थे। शुजा ने आरोप लगाया था कि उसने 2009 से 2014 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ काम किया था और 2014 के लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम को विकसित करने वाली टीम का वो हिस्सा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की महाराष्ट्र की जनता को चिट्ठी, कहा गद्दारों से रहे सावधान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र की जनता को चिट्ठी लिखी। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले लिखे गए पत्र में लोगों से गद्दारों से सावधान रहने की अपील की है। इससे पहले शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके भाजपा सहयोगियों पर आगामी विधानसभा चुनावों को वोट जिहाद का मुद्दा उठाकर धार्मिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए 83 साल के राजनेता ने उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की टिप्पणी पर जवाब देने का काम लोगों पर छोड़ दिया। दरअसल अजित ने कहा था कि शरद पवार के बाद नेतृत्व की अगली पंक्ति में
वो होंगे। इससे पहले भाजपा नीति महायुति सरकार के खिलाफ एक इस्लामिक नेता की ओर से वोट जिहाद की कथित अपील का जिक्र करते हुए फडणवीस ने शुक्रवार को इसका मुकाबला करने के लिए वोटों का धर्मयुद्ध करने का आह्वान किया था। मतदाताओं से फडणवीस की अपील के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि ये भाजपा नेता ही थे जिन्होंने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा, महाराष्ट्र की जनता से उद्धव ठाकरे की भावुक अपील। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नेता इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। ऐसा ही कुछ गुरुवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार को याद करते हुए भावुक बयान दिया। ठाकरे ने मौजूद जनता से कहा कि एक बात तो तय है, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह मुझे घर पर नहीं बैठा सकते, लेकिन अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा। शिवसेना के गढ़ों में से एक छत्रपति संभाजीनगर में ठाकरे द्वारा की गई भावनात्मक बातचीत उनके अन्य जगहों के भाषण से अलग है। ठाकरे अपने पूरे अभियान के दौरान भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना पर तीखे हमले करते रहे हैं, लेकिन लोकसभा में हार और जिले की 5 विधानसभा सीटों पैठण, सिल्लोड, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद वेस्ट और वैजापुर को फिर से हासिल करने की चुनौती ने उन्हें अपने भाषण का लहजा बदलने पर मजबूर कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर का दौरा नहीं करने पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा भ्रमण कर रहे हैं भरपूर, नहीं जा रहे हैं मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अगले 3 दिन तक हम नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ झूठ और अमर्यादित प्रचार अभियान से बचे रहेंगे। वो एक बार फिर से विदेश यात्रा के लिए निकले हैं, जहां वो किसी तरह की शासन कला या बड़प्पन का परिचय देने के बजाय घरेलू राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन मोदी जी लगातार उस अशांत राज्य मणिपुर का दौरा करने से क्यों इनकार कर रहे हैं, जहां के लोग मई 2023 से दुख और तकलीफ झेलने को मजबूर हैं और पूरी तरह से टूट गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका वहां जाने से इनकार करना समझ से परे है। मणिपुर के लोग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की ऐसी यात्रा के हकदार हैं। भ्रमण कर रहे हैं भरपूर, नहीं जा रहे हैं मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर असम सीमा पर जिरी नदी और बराक नदी के संगम के पास 3 शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा संदेह है कि बरामद हुए ये 3 शव जिरीबाम जिले से लापता 6 लोगों में से ही हैं। गौरतलब है कि मणिपुर में ताज़ा हमलों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने मणिपुर के 5 जिलों इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, जिरीबाम, कांगपोकपी और बिष्णुपुर के 6 पुलिस स्टेशनों को आफ्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ठाणे में की गई सीएम शिंदे के बैग की जांच, दिग्विजय ने महायुति को बताया चोरी की सरकार। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग अधिकारियों ने शनिवार को ठाणे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की जांच की। सीएम शिंदे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए हेलीपैड से कोंकण जा रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने का भरोसा जताते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने महायुति को चोरी की सरकार बताया। उन्होंने बताया कि जनता ने पहले कांग्रेस, शिवसेना और राकांपा गठबंधन को चुना था। उन्होंने महायुति पर झारखंड सरकार को भी गिराने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि महायुति बिना किसी वजह के मौजूदा मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रही है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये चोरी की सरकार है और ये सार्वजनिक रूप से चुनी हुई सरकार नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने महाराष्ट्र को देश का शीर्ष राज्य बनाया, मौजूदा सरकार में अर्थव्यवस्था खस्ताहाल, चिदम्बरम का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने एक ईंट जोड़कर महाराष्ट्र को भारत का शीर्ष राज्य बनाया, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था मौजूदा महायुति सरकार के दौरान खस्ताहाल होती जा रही है। राज्य में 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में देश में अग्रणी है और कृषि के क्षेत्र में भी ये शीर्ष राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी और वर्तमान में भी है। चिदम्बरम ने कहा कि लेकिन मुझे नहीं पता कि यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी कब तक बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 8-10 वर्षों में महाविकास अघाड़ी के 2.5 साल के शासन को छोड़कर कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार अब बीजेपी और उसके सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झांसी अग्निकांड में प्रियंका गांधी का बयान, बोली ये दिल दहलाने वाली घटना। कांग्रेस बोली शोकाकुल परिवारों के साथ हैं हम। जी हाँ दोस्तों, झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चों की मौत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से दहला देने वाली खबर आई है, जहां नवजात शिशुओं के सघन चिकित्सा कक्ष में आग लग जाने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई है।
शोक और सांत्वना के शब्द इस महाविपत्ति के समय व्यर्थ हैं। हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति में परिजनों और अभिभावकों के साथ खड़े हैं। आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की रैली पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। महायुति के अंदर गहराया झगड़ा आया सामने। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं कि कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथल्ला ने शुक्रवार को बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई में हुई रैली को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि पीएम मोदी की रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही और महायुति के अंदर जो गहरे झगड़े चल रहे हैं वो इस रैली में पूरी तरह से उजागर हो गए हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम सभी महाविकास अघाड़ी के दल मिलकर इस खोखली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सरकार कर रही है संविधान को कमजोर, हम अपने लोकतंत्र की रक्षा करना जारी रखेंगे, अखिलेश यादव का बयान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की सरकार की तीखी आलोचना करते हुए उस पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया और अपनी पार्टी के लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का दावा किया। खैर विधानसभा क्षेत्र से एसपी प्रत्याशी डॉक्टर चारू कैन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि मुठभेड़ करने वाली सरकार संविधान पर भरोसा नहीं करती। उन्होंने कहा कि हमने लोगों को संविधान के बारे में शिक्षित करने का काम किया है और इंडिया गठबंधन को व्यापक समर्थन मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्तारूढ़ पार्टी इसमें दखल नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी संविधान और अपने लोकतंत्र की रक्षा करना जारी रखेंगे। यादव ने राज्य के नेतृत्व पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि साधु संत कम बोलते हैं लेकिन कलयुग में वो अधिक बोल रहे हैं। ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा थी। यादव ने कहा कि जिनके बारे में हमने सोचा था कि वो सच बोलेंगे वो झूठ के सौदागर बन गए हैं। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में चुनाव अधिकारियों ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर की ली तलाशी। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर और बैग की जांच की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनावी राज्य में बैग की जांच के जरिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा उनके हेलीकॉप्टर के अंदर बैग की जाँच करने का एक वीडियो पोस्ट करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव में विश्वास करती है और चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की। भाजपा निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास करती है तथा माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। और उन्होंने कहा कि हम सभी को एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली में योगदान देना चाहिए और भारत को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ चुनाव अधिकारी मतदाताओं को लुभाने के लिए उपहार और नकदी के वितरण को रोकने के लिए नियमित रूप से राजनेताओं के हेलीकॉप्टर और बैगों की औचक जांच करते हैं। ये घटनाक्रम सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के बीच वाक युद्ध के बाद हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, जयराम रमेश का पीएम मोदी से सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने बिहार से संबंधित मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से कई सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि वादा देने के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। पार्टी के महासचिव ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के जमुई दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में बिहार आज भी सबसे गरीब राज्य के रूप में दर्ज है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की 52% आबादी को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पा रही हैं। जयराम रमेश ने पीएम मोदी से कई सवाल किए। उन्होंने कहा, क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? क्या 1.25 लाख करोड़ रुपए का वादा सिर्फ एक राजनीतिक जुमला था? और अग्निपथ योजना से जुड़े युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार की क्या योजना है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव में वोट के बदले नोट का खेल, ईडी की 23 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 125 करोड़ के लेन देन का हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में अब वोट के बदले नोट का खुला खेल सामने आया है। इस बाबत प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र और गुजरात में कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी का दावा है कि
मालेगांव के व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत ये कार्रवाई हुई, जिसने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन करने के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई में और गुजरात के अहमदाबाद, सूरत में कुल 23 ठिकानों की तलाशी ली गई। छापेमारी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2500 से ज़्यादा लेन देन और करीब 170 बैंक शाखाएं जांच के दायरे में हैं। ईडी को संदेह है कि इन खातों से या तो पैसा जमा किया गया या निकाला गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पोस्टर के जरिए लालू की पार्टी का संदेश, कहा भाजपा से सटोगे तो कटोगे, इन लोगों ने सबको ठगा है। पिछले 3 दिनों में 2 बार पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव ने सियासी गर्मी ला दी है। पीएम ने बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला किया, अब विपक्ष भी उनकी पार्टी को टारगेट कर रहा है। इसकी शुरुआत पोस्टर वार के जरिए की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी के कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें बोल्ड अक्षरों में सबसे पहले लिखा गया है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। इसके बाद बताया गया है कि भाजपा ने किस तरह अलग अलग तरीके से अपने सहयोगियों और जनता को ठगने का काम किया है। ये पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा की ओर से लगाया गया है। यह पोस्टर केवल राजद कार्यालय के पास ही नहीं बल्कि राजधानी के अलग अलग चौक चौराहों पर भी लगाए गए हैं। राजद प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने लिखा कि भाजपा वालों ने देश के युवाओं का भविष्य काटा है, देश के युवाओं को बेरोजगार किया, सरकारी नौकरी के नाम पर वादा खिलाफी की, देश का अमन चैन काट लिया, सांप्रदायिक जहर घोला है। आज जनता डर के साए में रहने को मजबूर है। इतना ही नहीं, जनता के पैसों की तिजोरी को भी काटा है। कॉरपोरेट मित्रों के हवाले देश की संस्थाओं को कर दिया, अब एक एक कर देश की सारी संपत्ति बेच रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, संजय राउत बोले 23 नवंबर के बाद कोई महायुति नहीं होगी, हम सरकार बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा नहीं करती, ये महाविकास अघाड़ी है, हम तीनों साथ हैं और महाराष्ट्र में आपसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता तय करेगी कि किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। संजय राउत ने कहा कि जहां तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात है तो मैंने पहले भी कहा है कि 23 नवंबर के बाद महायुति नहीं रहेगी क्योंकि कोई सीएम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उन्हें विपक्ष के नेता का पद भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार से बीजेपी का काम निकल चुका है। संजय राउत ने कहा कि चुनाव के बाद हम सरकार बना रहे हैं, महायुति को बहुमत नहीं मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा जनता बीजेपी की नफरत की भाषा को हराएगी। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र की जनता राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नफरत की भाषा को परास्त करेगी। संजय सिंह महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के मकसद से नागपुर आए हैं। उन्होंने नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश पड़ोसी राज्य गुजरात में स्थानांतरित करके महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि ये लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर शरद पवार का बड़ा बयान। जी दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार अभियान में दिए गए पीएम मोदी के भाषणों की उन्होंने आलोचना की। ये भी कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ लोगों में बेचैनी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को सत्ता में लौटने में मदद करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अजित पवार के फिर से उनके साथ आने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बीजेपी के साथ गठजोड़ करने वालों से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। महाराष्ट्र में विपक्षी एमवीए के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शरद पवार ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि सत्तारूढ़ महायुति लोकसभा चुनाव में राज्य में खराब प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए कैश ट्रांसफर योजनाओं का इस्तेमाल कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार हर एक हिंदुस्तानियों की जेब से लूट रही है पैसा, महंगाई पर कांग्रेस का हमला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को बढ़ावा दिया
है और खाद्य तेल सहित खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव के बाद नहीं बचेगी सीएम योगी की कुर्सी, अखिलेश यादव का दावा बढ़ाएगा बीजेपी की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की नीति ऐसी है कि पढ़े लिखे नौजवानों के आंदोलन करना पड़ रहा है। प्रयागराज में यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि अधिकारी जानते हैं कि ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र का जो भी परिणाम आए, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बचने वाली है। जब से इन्हें पता है कि ये चुनाव हारने वाले हैं, तब से अधिकारी के माध्यम से भी डरा धमका रहे हैं।